इवन इलॉन ने इस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए कई बार फंडिंग भी रेज की और यहाँ तक कि वो बराक ओबामा के बहुत बड़े फैन भी थे। तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ पर? सवाल ये आता है कि ये इंसिडेंट 2020 का है और 2020 में तो यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी। तो फिर इलॉन मस्क जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से क्यों लड़ रहे थे? वो आते हैं और गुस्सा होकर उस इंजीनियर को ऑन द स्पॉट फायर कर डालते हैं। उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर को और उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर के भी मैनेजर को फायर कर डालते हैं। लेकिन इलॉन के इस साइको साइड के बारे में कोई बात नहीं करता है। सो इलॉन का ये कहना है कि मेरा बड़ा बेटा मर गया है और मारा किसने पता है? जिनके हाथ में पावर होती है वो खुद के फायदे के लिए कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं। तो इलॉन मस्क जिनके पास इतना पैसा है, यूथ में इतना इन्फ्लुएंस है, तो क्या वो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते? इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के रिलेशन कितने अच्छे हैं ये आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। This guy is he's a brilliant guy, he's a great guy, he's got tremendous imagination and scientific imagination far beyond. बट लेट मी टेल यू कि इनके रिलेशंस हमेशा से ऐसे नहीं थे। इवन कई लोगों को पता ही नहीं है कि 2020 तक इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को नहीं बल्कि जो बाइडेन, बराक ओबामा, कमला हैरिस इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि 2020 में ऐसा क्या हो गया जो इलॉन मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया? देखो, इस जर्नी में पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिवेंज सब कुछ कूट कूट के भरा है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने बताया कि 2008 से लेकर 2020 तक यूएस में जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उन सब इलेक्शंस में इलॉन ने बराक ओबामा, जो बाइडेन, हिलरी क्लिंटन इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट किया। इवन इलॉन ने इस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए कई बार फंडिंग भी रेज की और यहाँ तक कि वो बराक ओबामा के बहुत बड़े फैन भी थे। तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ पर थी? तो प्रॉब्लम शुरू होती है मार्च 2020 से, जब पूरी दुनिया में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग चुका था। Coronavirus has now entered a devastating new phase. The U.S. death toll from the virus has surpassed 100 people. 400,000 people have now died from COVID-19. और इसी लॉकडाउन की वजह से चाइना के शंघाई में टेस्ला की एक फैक्ट्री थी, उसे बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ टेस्ला की जो कैलिफोर्निया की फ्रेमोंट वाली फैक्ट्री थी उसको भी कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट बंद करने का ऑर्डर देती है। लेकिन अब इस पर इलॉन का ये कहना था कि लॉकडाउन के नाम पर लोगों को घर में कैद करके रखना मतलब एक तरह से उनका फ्रीडम छीनने के बराबर है। इलॉन कह रहे थे कि जानबूझकर कोविड की हवा बनाई जा रही है, सिचुएशन इतनी खराब है ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बंद करने से मना कर दिया। वो अपनी बात पर इतनी बुरी तरह से अड़ गए कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। जब अथॉरिटीज ने उन्हें फैक्ट्री बंद ना करने पर लीगल एक्शन लेने की धमकी दी तो इलॉन ने उनके अगेंस्ट ही केस फाइल कर दिया और इवन वहां की गवर्नमेंट को डिक्टेटर और एंटी डेमोक्रेटिक तक बोलना शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये इंसिडेंट 2020 का है और 2020 में तो यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी। तो फिर इलॉन मस्क जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से क्यों लड़ रहे थे? तो अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि अमेरिका में 50 स्टेट्स है और हर स्टेट में कई सारी अलग अलग काउंटीज होती है। हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वैसे ही वहाँ के स्टेट में काउंटीज होती है। तो ऐसी कैलिफोर्निया स्टेट में एलामेडा नाम की एक काउंटी है जहाँ के फ्रेमोंट सिटी में टेस्ला की एक फैक्ट्री है। अब जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पर यानी 2020 में यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, लेकिन कैलिफोर्निया और एलामेडा की जो लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ पर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में थी। अब देखा जाए तो इलॉन भी कई सालों से इसी पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि एलामेडा की गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और यहीं से इलॉन मस्क और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहाँ तक बात उतनी भी ज्यादा नहीं बिगड़ी थी, इलॉन ने अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को कंप्लीटली नहीं छोड़ा था। लेकिन लोरेना गोंजालेस जो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की सेनेटर यानी एक तरह से वहाँ की एमपी थी और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी, उन्होंने इलॉन को लेकर कहा कि कैलिफोर्निया स्टेट ने टेस्ला को बहुत सपोर्ट किया, सब्सिडीज दी, लेकिन फिर भी ये कंपनी ना ही वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में सोचती है और ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अच्छा बिहेव करती है। अब लोरेना टेस्ला में वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर जो बोल रही थी वो एक हद तक सही भी था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ला के वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। टेस्ला के वर्कर्स को 10-10 घंटे काम करवाया जाता है और वहाँ का इंजरी रेट भी बाकी कार कंपनीज के कंपेयर में 30% से ज्यादा है। इवन एक बार टेस्ला की फैक्ट्री में एक रोबोटिक आर्म सही से काम नहीं करता है तो उसे फिक्स करने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया जाता है, लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर इलॉन आ जाते हैं। सैटरडे नाइट थी और रात के करीब 10 बज रहे थे। वो आते हैं और गुस्सा होकर उस इंजीनियर को ऑन द स्पॉट फायर कर डालते हैं। उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर को और उसके अगले हफ्ते उसके मैनेजर के भी मैनेजर को फायर कर डालते हैं। लेकिन इलॉन के इस साइको साइड के बारे में कोई बात नहीं करता है। इसलिए 10 मई 2020 को लोरेना गोंजालेस ये ट्वीट करती है, इलॉन मस्क। अब इसके अगले दिन उसके रिप्लाई में इलॉन ये ट्वीट करते हैं, मैसेज रिसीव्ड। और इंटरेस्टिंगली इसके 6 दिन बाद यानी 17 मई 2020 को इलॉन का एक और ट्वीट आता है, टेक द रेड पिल। और ये ट्वीट पूरा का पूरा गेम पलट डालता है। लेकिन इस ट्वीट में ऐसा क्या था? देखो, जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं, 1999 में मैट्रिक्स नाम की एक मूवी आई थी जिसमें पहली बार रेड पिल एंड ब्लू पिल वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। You take the blue pill, you take the red pill.
आज के मॉडर्न इंटरनेट एरा में टेक द रेड पिल का मतलब होता है राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर लेना। यानी इस ट्वीट से इलॉन ने ये सिग्नल दिया था कि अब वो लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। और पता है अमेरिका की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी कौन सी है? डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी। यानी इनडायरेक्टली इलॉन मस्क रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। और इवन इलॉन के इस ट्वीट के रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इवांका ट्रंप ने ये ट्वीट भी किया था, टेकन। और यही से इलॉन मस्क की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शिफ्ट होना शुरू हो गई। अब नवंबर 2020 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में भी इलॉन मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को ही सपोर्ट करते हैं। शायद उनको लगा था कि इससे डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उनके रिलेशंस फिर से अच्छे हो जाएंगे। अब जो बाइडेन वो इलेक्शन जीत जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इलॉन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। इवन अगस्त 2021 में जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक इवेंट रखा था जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स की सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया था। इस इवेंट में जनरल मोटर्स, फोर्ड, क्राइसलर जैसे कई कंपनीज के चेयरमैन को बुलाया गया था, लेकिन टेस्ला ईवीज में सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी उस इवेंट में इलॉन मस्क को इनवाइट नहीं किया गया था। इससे वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने दिसंबर 2021 में टेस्ला के हेडक्वार्टर को कैलिफोर्निया स्टेट से टेक्सास में शिफ्ट कर दिया। इसको अगर बारीकी से देखा जाए तो इलॉन ने डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेटेड रीजन से निकलकर अपना हेडक्वार्टर टेक्सास में शिफ्ट किया था, जो कि एक रिपब्लिकन डोमिनेटेड रीजन था। और अब यहाँ से इलॉन धीरे धीरे राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। अब इलॉन मस्क की इस वीडियो को ध्यान से देखो। So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. इलॉन का ये कहना है कि मेरा बड़ा बेटा मर गया है, और मारा किसने पता है? वोक माइंड वायरस ने। लेकिन अब ये कौन सा वायरस है? देखो, इलॉन के अकॉर्डिंग यूएस में वोक कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि वोक कल्चर मतलब बेसिकली एक सोशल मूवमेंट होता है जो सोशल जस्टिस, जेंडर आइडेंटिटी लाइक LGBTQ ऐसे टॉपिक को सपोर्ट करता है। लेकिन इलॉन का कहना है कि ये वोक माइंड वाला वायरस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक दिन खत्म कर देगा। और पता है इलॉन इससे इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि उनके बड़े बेटे जेवियर ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। जेवियर बायोलॉजिकली एक लड़का है, लेकिन बाद में उसने खुद को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करना शुरू किया और इवन उसने ऑफिशियली अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन रख दिया। इसलिए इलॉन कहते हैं कि इस वोक माइंड वायरस ने उनके बेटे को मार डाला है। इसलिए इलॉन ने ठान लिया है कि वो इस वोक कल्चर को खत्म करके ही रहेंगे। So I vowed to destroy the woke mind virus after that, and we're making some progress. इवन डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत स्ट्रिक्टली इस वोक माइंड वायरस के अगेंस्ट है। You know what woke means? It means you're a loser. यहाँ तक कि ट्रंप ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर्स को विमेन स्पोर्ट्स से बैन भी कर दिया है। अब 99% लोगों को ये नहीं पता है कि इलॉन के वोक कल्चर को लेकर जो थॉट्स है, वहीं से ट्विटर के एक्विजिशन की कहानी शुरू होती है। कैसे? इलॉन का ये वीडियो देखो। Those are two of the aspects of the woke mind virus that I think are very dangerous. Is that it's often anti-meritocratic. You can't question things. इलॉन के अकॉर्डिंग वोक कल्चर के दो बहुत ही डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड सेकंड इज एंटी मेरिटोक्रेटिक। यानी वोक कल्चर मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है। मतलब इस कल्चर में सक्सेस टैलेंट और एबिलिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि नेपोटिज्म, कास्ट और करप्शन के बेसिस पर मिलता है, ऐसा मानना है इलॉन मस्क का। अब 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर ये एलिगेशंस लगा दिए कि ट्विटर अमेरिकन का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। इवन इलॉन ने ट्विटर से ये डिमांड भी की थी कि वो अपने एल्गोरिदम को पब्लिक कर दे, ताकि लोगों को पता चले कि वो किस टाइप के कंटेंट को बूस्ट करता है और किस टाइप के कंटेंट को सप्रेस करता है। यहाँ तक कि उसी टाइम पर इलॉन ने ट्विटर पर एक पोल भी रन किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि ट्विटर फ्री स्पीच को लिमिट कर रहा है। तो सरप्राइजिंगली 70% लोग इलॉन मस्क से अग्री कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इवन जनवरी 2021 में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन भी कर दिया था। और इसको लेकर इलॉन ने एक इंटरव्यू में बात भी की थी। I do think that it was not correct to ban Donald Trump. I think that was a mistake. अब इस सब के बीच में 28 अक्टूबर 2022 को एक न्यूज आती है कि इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर कर लिया है और ट्विटर को एक्स नाम से रीब्रांड कर दिया। ट्विटर को एक्वायर करने के पीछे इलॉन के दो पर्पस थे। फर्स्ट वही कि इलॉन को फ्री स्पीच को एनकरेज करना था, एंड सेकंड वाज हिज बिजनेस माइंडसेट, जो उन्होंने बहुत पहले से ही सोच कर रखा था। इलॉन मस्क ट्विटर का रेवेन्यू 5 गुना बढ़ाकर 2028 तक उसे $28 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये इस एक्विजिशन की एक बहुत छोटी सी साइड है। इसकी मेजर साइड आपको अब पता चलेगी। देखो, जैसे इलॉन ने ट्विटर को एक्वायर किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे बैन को हटा दिया। इसके बाद 2022 में इलॉन ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि पहले वो डेमोक्रेट्स को वोट करते थे, लेकिन अब से वो रिपब्लिकन्स को वोट करेंगे। और इवन यूएस के रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबने ये भी देखा कि इलॉन ने किस लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। उन्होंने खुद की जेब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जस्ट टू मेक डोनाल्ड ट्रंप विन। लेकिन इसके पीछे इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ था।
देखो, जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी उस दौरान अमेरिकन अथॉरिटीज ने इलॉन की हर कंपनी पर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन लगा दी थी। एक बार स्पेसएक्स के ऊपर $6.33 लाख का फाइन लगा दिया था। कई बार टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम पर सवाल उठाए थे और ऐसे कई केसेस स्टारलिंक, ट्विटर, न्यूरालिंक, इलॉन के हर कंपनी के साथ हुए थे। यहाँ तक कि यूएसए की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कई बार इलॉन के ऊपर फ्रॉड चार्जेस भी लगा चुकी है। अब इसके रिवेंज में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लेकर इलॉन ने ये ट्वीट किया था। इसे चाहे तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें इलॉन का जो सरकाज़म है वो बहुत ही अलग लेवल पर है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब अमेरिकन अथॉरिटीज की इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर इलॉन का कहना था कि हद से ज्यादा रेगुलेशंस इनोवेशन को इंटरप्ट करती है, इसलिए इतनी सारी रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। दिस शोज कि इलॉन शुरू से ही एक मेजर रेगुलेटरी रिफॉर्म चाहते थे और इसके लिए इलॉन को चाहिए थी पॉलिटिकल पावर। और आज डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके हाथों में ये पावर आ चुकी है। कैसे? देखो, इलॉन को ट्रम्प की गवर्नमेंट के अंडर डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक डिपार्टमेंट हैंडओवर किया गया है और इसके अंडर उन्हें एक बहुत ही यूनिक टास्क दिया गया है। हमारे यहाँ जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर ईडी, सीबीआई, आरबीआई, रॉ जैसी अलग अलग एजेंसीज है, वैसे यूएसए में सीआईए, एसएसए, ईपीए जैसी 428 से भी ज्यादा अलग अलग एजेंसीज है। अब इलॉन मस्क का कहना है कि यूएसए में इतनी ज्यादा एजेंसीज की जरूरत ही नहीं है। इन एक्स्ट्रा एजेंसीज की वजह से टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि इन 428 एजेंसीज को कम करके वो सिर्फ 99 पर लेकर आएंगे। We just take a look at all the federal agencies and say, do we really need whatever it is, 428 federal agencies? I think we should be able to get away with 99 agencies. जिससे यूएसए का बजट जो $6.7 ट्रिलियन है, उसमें से $2 ट्रिलियन वो इजीली कट डाउन कर देंगे। अब देखो, इंडिया की जीडीपी अराउंड $4 ट्रिलियन है और इलॉन मस्क $2 ट्रिलियन के सिर्फ एक्सपेंसेस कट डाउन करने की बात कर रहे हैं। सो ट्रम्प गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी, इन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज नाम की एक एजेंसी हैंडओवर कर दी है और इन दोनों को 4 जुलाई 2026 तक की डेडलाइन दी गई है। अब इसे अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इलॉन के हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गई है जो उनको ओवर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिमिट करने में हेल्प कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के बाद अगला प्रेसिडेंट इलॉन मस्क होंगे, तो क्या ये सच है? लेट्स रिकॉर्ड दिस। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो वही इंसान यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है जो यूएस बॉर्न होगा, उसकी एज 35 से ज्यादा होगी और वो कम से कम 14 साल से यूएस सिटीजन होगा। अब इलॉन मस्क एज और सिटीजनशिप का क्राइटेरिया तो फुलफिल करते हैं, लेकिन वो अफ्रीकन बॉर्न है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी तो किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कोई नई बात तो है नहीं। जिनके हाथ में पावर होती है वो खुद के फायदे के लिए कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं। तो इलॉन मस्क, जिनके पास इतना पैसा है, यूथ में इतना इन्फ्लुएंस है, तो क्या वो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा हो भी तो सकता है। थिंक ऑन इट। सो इलॉन मस्क का डेमोक्रेट से बदला लेने के लिए रिपब्लिकन्स को ज्वाइन करना, देन वो कल्चर को क्रिटिसाइज करने से लेकर फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को एक्वायर करना और फिर वहां से पॉलिटिकल पावर गेन करना, आपको क्या लगता है कि ये इलॉन ने सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया है या फिर सच में वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है? कमेंट्स में बताओ।